Let us see the next question. A firm has bond outstanding rupees 3 lakhs. The bond was issued before 6 years for 8 years. Bond has 12.5% coupon rate, यानी कि rate of interest, and callable at 1040 rupees per bond. It had a flotation cost of 40,000, which are being amortized equally on annual basis. The company had initially collected 2,76,000 rupees due to discount on issue of the bond. The flotation cost for a new issue will be rupees 27,000 and the current rate of interest will be 10%. After tax cost of debt is 6%. Should the firm refund the outstanding debt? That is a question. Show detailed working. Consider the corporate income tax rate at the rate of 40%. And face value of the bond is 1000 rupees. I request all of you to go through the question, please. So friends, information is provided to us for existing bond in amount of rupees 3 lakhs और नया बॉन्ड जो हम लोग इशू करेंगे वो भी 3 लाख रुपए का ही हमेशा इशू करेंगे. एग्जिस्टिंग बॉन्ड आज से 6 साल के पहले इशू किया था 8 साल के लिए, यानी आज से 2 साल बाकी है. तो डेफिनेटली फ्रेंड्स हम लोग जो नया बॉन्ड इशू करेंगे ना वो 2 साल के लिए ही इशू करेंगे. रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है अभी का 12.5% है और बाद में 10% है, यानी नया डेट फाइनेंसिंग का रेट कम होगा. ऑफ कोर्स उसी की वजह से हम लोग सोच रहे हैं दैट लेट अस गो फॉर द डेट रीशेड्यूलिंग. फेस वैल्यू दे रखा है 1000 रुपए, कॉल प्राइस दे रखा है 1040. यानी कंपनी ने इन्वेस्टर को क्या बोला है, अगर हम लोग अर्ली रिडीम करेंगे ना तो ही आपको प्रीमियम दिया जाएगा 40 रुपीज पर बॉन्ड. फ्लोटेशन कॉस्ट एग्जिस्टिंग का जो हमने इंकर किया है अब तक वो 40,000 रुपए है. इन अ वे दैट से आज से 6 साल पहले इंकर किया होगा. नए सिक्योरिटी का फ्लोटेशन कॉस्ट होगा 27,000 रुपए, ऐसा हमको दे रखा है. एग्जिस्टिंग बॉन्ड को जब हमने इशू किया था से तब हमने 2,76,000 रुपीज कलेक्ट किए थे. क्यों? क्योंकि डिस्काउंट था 24,000 रुपए का. ऐसा हमको क्वेश्चन में दे रखा है. एंड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन वी आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन let's say whether the company should refund the outstanding debt or not. Question में दे रखा है that the cost of capital is 6%. In a way that the information is provided to us after tax cost of debt is say 6%. So we understand that the cost of debt financing is given to us as 6%. Income tax rate is given to us 40%. And based on this we have to determine whether the company should refund the outstanding debt or not. फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा मैं डिटेल में करवाना चाहता हूं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन 2 बार करवाऊंगा. एक होल प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा इंक्रीमेंटल अप्रोच से. सो आई वुड लाइक टू डू दिस क्वेश्चन बाय 2 मेथड्स. चलिए राइट एंड आंसर द क्वेश्चन. In this question, we have to decide whether the company should continue with existing bond or it should raise new debt financing to redeem existing bond. Full stop. Heading that down.
Method number one of decision making. In that write down whole project point of view. होल प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू में क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग दोनों ऑप्शंस का प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करेंगे और जो ऑप्शन का प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो कम होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। तो इस पे मैं लिख रहा हूं ऑप्शन नंबर 1, कंटिन्यू विथ एग्जिस्टिंग डेट फाइनेंस। अगर हम लोग एग्जिस्टिंग डेट फाइनेंसिंग से कंटिन्यू करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो क्या होगा वो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। So in this we will write like this, working note number 1, calculation of annual amortization of flotation cost and discount. Flotation cost discount. फ्लोटेशन कॉस्ट का खर्चा जो हमने इंकर किया था वो कितना था फ्रेंड्स, 40,000 एंड इट इज सपोज टू बी रिटर्न ऑफ ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 8 years, यानी कितना होगा 5,000 रुपए पर एनम। डिस्काउंट, डिस्काउंट का खर्चा कितना किया था फ्रेंड्स हमने, 3 lakhs minus 2,76,000 divided by 8, so 24,000 divided by 8, that comes to 3,000 rupees per annum. That is the way working note number 1 is supposed to be prepared. Working note number 2, calculation of recurring cash flow. उसमें हमको दोनों साल का करने का जरूरत नहीं है, पहले साल का किया वो बहुत हो गया, क्योंकि जो पहले साल का है वही का वही दूसरे साल का है। उसमें हम लोग लिखेंगे सबसे पहले पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो 3 लाख रुपए का डिबेंचर्स है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%, so that comes to 37,500. Then there is amortization of flotation cost. फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है फ्रेंड्स, 5,000 रुपए। उसके बाद अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट और राइट ऑफ द डिस्काउंट 3,000 रुपए। इन दोनों का हम लोग समेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्सपेंस बिफोर टैक्स। सो एक्सपेंस बिफोर टैक्स विल बी 37,500 प्लस 5,000 प्लस 3,000, दैट कम्स टू 45,500। इसको क्या करेंगे, पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सपेंस आफ्टर टैक्स।
इनकम टैक्स का रेट हमको क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज 40%, तो ये हो जाएगा 60%, दैट कम्स टू 27,300। अभी हम लोग क्या करेंगे, दो नॉन कैश आइटम ऐड करेंगे, फ्लोटेशन कॉस्ट और डिस्काउंट। ऐड फ्लोटेशन कॉस्ट 5,000 रुपये, ऐड डिस्काउंट 3,000 रुपये। क्यों? क्योंकि वो दोनों नॉन कैश आइटम है। सो 5,000 प्लस 3,000, 8,000 और 27,300 में एडजस्ट करेंगे। सो हमारा नेट कैश फ्लो हो जाएगा एन अमाउंट ऑफ 19,300। ऐसा करके वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कंप्यूटेशन ऑफ द रिकरिंग कैश फ्लो। तो दिस इज द रिकरिंग कैश फ्लो, एंड ऑफ ईयर 1, एंड ऑफ ईयर 2। चलो, आई वांट यू टू राइट इन द चैट बॉक्स दैट व्हाट मस्ट बी द प्रेजेंट वैल्यू कैश आउट फ्लो if at all we go for the debt rescheduling, sorry, if at all we continue with the existing debt finance. So next, calculation of present value cash outflow comma if the company continues with existing debt finance. उसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, एंड ऑफ ईयर 1, एंड ऑफ ईयर 2, first year end cash outflow will be 19,300, second year it will be 19,300 and 3 lakhs, 3,19,300. Cost of capital is 6%. Based on that, so the present value will be found. 1 divided by 1.06. First year factor is 0.9434. So 1 divided by 1.06. First year factor is 9434. Second year factor is 89 paise. So 19300 into 0.9434. That comes to 18,207.62. 319,300 into 89 paise. So it is 2,84,177. So we'll add both of them. That is 3,02,384.62. That is the way the present value cash outflow is found for continuing with the existing debt finance. Friends, always remember that one more explanation that I want to give you, कि जो करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, उसी से दोनों ऑप्शन के कैश फ्लो सीरीज को डिस्काउंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अभी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, दैट इज सपोज टू बी यूज्ड फॉर डिस्काउंटिंग द प्रोस्पेक्टिव कैश फ्लोज, मे इट बी फॉर द एग्जिस्टिंग बॉन्ड और मे इट बी फॉर द न्यू बॉन्ड। वी हैव टू फोकस ऑन द करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल. For the purpose of discounting of the cash flow series, this 12.5% is
Never, never, never relevant. So this is the option number one that we have that is calculated. मैं जस्ट उसको रिवाइज करवा देता हूँ. पहला वर्किंग नोट है जिसमें अमोटाइजेशन ऑफ द फ्लोटेशन कॉस्ट एंड डिस्काउंट ऑन एनुअल बेसिस. फिर रिकरिंग कैश फ्लो फर्स्ट ईयर का जिसमें इंटरेस्ट का पेमेंट, अमोटाइजेशन, एक्सपेंस बिफोर टैक्स उसको पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट किया, अमोटाइजेशन ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट एंड डिस्काउंट को एड बैक करके हमने नेट कैश फ्लो का कैलकुलेशन किया. दिस इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो. नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर टू. Raise new debt financing comma to redeem existing debt financing. यानी क्या किया जाएगा, नया डेट फाइनेंसिंग इश्यू किया जाएगा एट द रेट ऑफ 10% टू रिडीम द एग्जिस्टिंग एट द रेट ऑफ 12.5. So in that, working note number one, calculation of call premium to be paid to existing bond holders. एग्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डर्स को हम लोग जल्दी पैसा दे रहे हैं इसलिए उनको क्या प्रीमियम देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं देना पड़ता. It is number of bonds into premium per bond. नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, 3 lakhs डिवाइडेड बाय 1000. तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो जाएगा 300 एंड प्रीमियम पर बॉन्ड इज 1040 minus 1000, यानी 40 rupees per bond. So that comes to rupees 12,000. So this is the call premium to be paid to existing bondholders. Working note number two, calculation of annual amortization of new flotation cost. It has been given that flotation cost for the new debt issue is 27,000. तो इसको क्या किया जाएगा, उसको 2 साल पे हम लोग राइट ऑफ करेंगे. So it is the flotation cost divided by number of years. Flotation cost is 27,000 divided by 2 years. That comes to 13,500 rupees per year. Working note number 3, calculation of unamortized balance of existing flotation cost and discount.
तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स का जो फ्लोटेशन कॉस्ट है और डिस्काउंट है उसका अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस का कैलकुलेशन करेंगे। सर ऐसा कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। फ्लोटेशन कॉस्ट उसमें हम लोग ऐसा समझ सकते हैं 40,000 डिवाइडेड बाय 8, यानी हर साल हम लोग 5,000 रुपये राइट ऑफ करते हैं। 8 माइनस 6, ऑलरेडी 6 साल राइट ऑफ कर चुके हैं, तो ये बचा कितना, 2 साल, यानी 10,000 रुपये का बैलेंस बचेगा। डिस्काउंट में वैसा ही होगा, 3 lakhs माइनस 2,76,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 8 माइनस 6, यानी 24,000 डिवाइड बाय 8, यानी कितना होगा, 3,000। 3,000 इंटू 2 यानी कितना होगा, 6,000। That is the way we will be having unamortized balance of the existing flotation cost and discount. ये वर्किंग नोट क्यों प्रिपेयर किया वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं। नेक्स्ट, वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ recurring cash flow. I want you to write answer that say what must be the recurring cash flow. Write answer in the chat box. So I request all of you to write down answer along with me. सिर्फ ईयर 1 का ही करते हैं क्योंकि सेकेंड ईयर का सेम होगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर हमने डेट को रीशेड्यूल किया तो क्या होगा कि जो नया डेट फाइनेंसिंग उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 10%। सो 3 लाख रुपए इंटू 10% यानी 30,000 का इंटरेस्ट। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, एनुअल अमोर्टाइजेशन ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है, फ्लोटेशन कॉस्ट का अमोर्टाइजेशन है 13,500। इन दोनों का जो समेशन होगा दैट इज एक्सपेंस बिफोर टैक्स। दैट इज 43,500। टैक्स रेट है 40%। सो expense after tax would be 60%. So 43500 into 0.6. So 26100। अच्छा, ये अमोर्टाइजेशन को हम लोग क्या करेंगे, एड बैक करेंगे। अमोर्टाइजेशन ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट 13,500। So the recurring cash flow it is 12,600 negative. I request you to take down answer for the recurring cash flow. Working note number 5. Calculation of year 0 cash flow. I want you to write answer for the year 0 cash flow. It is slightly new, but still I want to just check, that is a check, can you do it or not. So please calculate year 0 cash flow. Now friends, in my opinion, this is the most important working note that we have. कैसे समझते हैं? Everybody is requested to pay attention. Amount received from issue of न्यू डिबेंचर्स जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, उनसे हमको 3 लाख रुपए मिले।
less payment to existing bondholders. उसमें क्या करेंगे, 3 लाख प्लस 12,000, so it is 3,12,000. तो 3 लाख रुपए जो उनको फेस वैल्यू देना है और 12,000 का प्रीमियम, लेस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट नई सिक्योरिटी का होगा 27,000। देखो यहां तक का वर्किंग कुछ डिफिकल्ट या कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट नाउ देर आर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फ्रेंड्स ओवर हियर ऐसा कंसीडर किया जाता है कि ये जो प्रीमियम पे किया गया है एग्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डर्स को, उसको इमीडिएटली राइट ऑफ किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डर्स है उनके साथ हमारा रिश्ता खत्म हो गया। सो वी विल बी हैविंग सो द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑफ द प्रीमियम इमीडिएटली। सो एड tax savings on writing of premium कॉमा। अच्छा, दूसरा एग्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डर्स के साथ हमारा रिश्ता खत्म हो गया, इसलिए एग्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डर्स का जो अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस है, एग्जिस्टिंग बॉन्ड का जो हमारा अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस है, उसको भी क्या किया जाएगा, इमीडिएटली राइट ऑफ किया जाएगा in terms of the flotation cost and in terms of the discount. So premium comma flotation cost comma discount. अच्छा, प्रीमियम का अमाउंट कितना है, 12,000 रुपए। फ्लोटेशन कॉस्ट का अमाउंट कितना है, 10,000 रुपए, और डिस्काउंट कितना है, 6,000 रुपए। इन सबको हम लोग इमीडिएटली क्या करेंगे, P&L अकाउंट में डेबिट कर देंगे। सो हमको इमीडिएटली क्या मिलेगा, सबका टैक्स सेविंग मिलेगा एट द रेट ऑफ 40% सो व्हाट विल हैपन, 12,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000, दैट कम्स टू 28,000. So we understand that over here it is 12,000 plus 10,000 plus 6,000. इन सब का टोटल है 28,000 इंटू 0.4, यानी कितना होगा 11,200। तो 11,200 का हमको टैक्स सेविंग का फायदा इमीडिएटली मिल जाएगा। सो व्हाट विल हैपन इन द ईयर 0, सो द कैश आउटफ्लो विल बी कैलकुलेटेड लाइक दिस। 3 लाख मिले, 3 लाख पे हुए, यानी कि बेसिकली 12,000 का कैश आउटफ्लो। सो ये 12,000 प्लस 27,000, सो 39,000 का कैश आउटफ्लो, और उसके सामने 11,200 का टैक्स सेविंग है। तो ईयर 0 का कैश आउटफ्लो होगा 27,800. This is the cash outflow if at all we go for the rescheduling of the debt financing. Please write down answer. So this is the year 0 cash flow. इसमें भी आगे आंसर लिखिए। We understand that when the company will issue new security comma to redeem existing one, in that case there will be premium payment
to existing bondholders. Full stop. Payment of premium, comma, unamortized balance of flotation cost, comma, discount will be written off, and with that there will be a tax savings immediately. Full stop. Next, calculation of present value cash outflow. चलो अभी प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो का आंसर आप करो एंड पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. चलो, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो. ईयर 1 कैश फ्लो डिस्काउंटिंग एंड प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो. ईयर 0 से शुरू करेंगे. ईयर 0, ईयर 1 एंड ईयर 2. ईयर 0 का कैश आउटफ्लो है 27,800. एंड ऑफ ईयर 1 एंड एंड ऑफ ईयर 2 का रिकरिंग कैश फ्लो है 12,600. सेकेंड ईयर एंड में we will have the redemption of 3 lakhs. So 3,12,600. Discounting at the rate of 6%. Year 0 factor is 1. Now first and second year factor will be used for discounting. So 1 divided by 1.06. First year factor is 0.9434. Second year factor is 89 paise. Based on that's the present value. Year 0 cash outflow will remain same, 27,800. End of year 1, 12,600 into 0.9434. So 11,886.84. 3,12,600 into 89 paise. So 2,78,214. तो सबका टोटल किया जाएगा 27800 प्लस 11,886.84 प्लस 278,214. That comes to 3,17,900.84. That is the way we are supposed to make the calculation of present value cash outflow. ये जो भी प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो का आंसर आएगा उसको हमें ऑप्शन नंबर 1 के साथ कंपेयर करना है and we'll select the option which is having lower present value cash outflow. तो ऑप्शन नंबर 1 का प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो है 3,02,384.62. So option number 1, continue with existing debt finance. Option number 2, raise new debt financing to repay the existing debt financing. 3,17,900.84. तो जो ऑप्शन में प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो कम है उसको सिलेक्ट किया जाएगा. दैट इज ऑप्शन नंबर 1.
सो दिस इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू टेक डिसीजन. तो फाइनल आंसर ऐसा लिखेंगे डिसीजन में. The company should continue with existing debt finance. तो जो भी है उसके साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे, उसको हम लोग रीशेड्यूल नहीं करेंगे. ऑप्शन नंबर 2 के आंसर का मैं समरी दे रहा हूं. रेज न्यू डेट फाइनेंसिंग टू दैट इज रिडीम एग्जिस्टिंग डेट फाइनेंसिंग, जिसमें सबसे पहला एक वर्किंग नोट बनाया जिसमें प्रीमियम टू बी पेड टू द एग्जिस्टिंग डेट फाइनेंसेस फाइन किया, नए फ्लोटेशन कॉस्ट का अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट किया, अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस कैलकुलेट किया हमने विद रिस्पेक्ट टू द एग्जिस्टिंग फ्लोटेशन कॉस्ट एंड एग्जिस्टिंग डिस्काउंट, दैट इज 10,000 एंड 6,000. रिकरिंग कैश फ्लो बहुत नॉर्मल है, ब्याज, फ्लोटेशन कॉस्ट, एक्सपेंस बिफोर टैक्स, उसको पोस्ट टैक्स किया, फ्लोटेशन कॉस्ट को एड बैक करके रिकरिंग कैश फ्लो. मेरे हिसाब से ये एक इंपॉर्टेंट वर्किंग है जिसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं ईयर 0 में क्या होगा. ईयर 0 में वी अंडरस्टैंड एट से द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द इश्यू ऑफ द न्यू डिबेंचर्स, दैट इज 3 lakhs, रीपेमेंट टू द एग्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम 12,000. एंड ये यहाँ पे नया पॉइंट आया है कि हम लोग जो फ्लोटेशन कॉस्ट है उसको राइट ऑफ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द एग्जिस्टिंग बॉन्ड. फिर दूसरा हम लोग राइट ऑफ करेंगे अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस ऑफ द डिस्काउंट, और जो प्रीमियम एग्जिस्टिंग वालों पे पे किया उन सबको हम लोग राइट ऑफ करेंगे. तो उसका टैक्स सेविंग हमको इमीडिएटली मिल जाएगा. एंड दिस इज द ईयर 0 कैश फ्लो. उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो, वो तो आसान है. वी अंडरस्टैंड एट से ईयर 0 का कैश फ्लो वर्किंग नोट से लेके आए, ये रिकरिंग कैश फ्लो है. सेकेंड ईयर एंड में रीपेमेंट ऑफ लोन करेंगे, दैट इज रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर, उसको आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग से डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट किया, और दोनों में से जो सस्ता था उसको हमने सेलेक्ट किया. दिस इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू राइट आंसर. आफ्टर मेकिंग ऑल दिस कैलकुलेशंस, I am doing answer with the method number 2. Heading right down, method number 2. Incremental approach. Incremental approach में हम लोग कैसा करेंगे, raise new debt financing to redeem existing debt financing comma instead of continuing with existing debt finance. यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, 10% से नए डिबेंचर्स इशू करके एग्जिस्टिंग 12.5% को रिडीम कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग विद द एग्जिस्टिंग डेट फाइनेंस ऑफ 12.5%. तो सिंपल मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ऑप्शन नंबर 2 ओवर ऑप्शन नंबर 1. ऐसा हम लोग समझते हैं. अच्छा, अभी इसमें कैसे किया जाएगा वो भी हम लोग समझते हैं. Everybody is requested to pay attention. In this case we will be having say the sequence of the answer like this. जो values common है ना friends, उसके लिए वापस working note बनाएंगे नहीं. I request all of you to write down answer along with me. Working note number and working note for. Working note number 1 जिसपे हम लोग क्या करेंगे,
premium payment to existing bond holders। और इसका अमाउंट क्या आएगा फ्रेंड्स, 12,000, जो हमने ऑलरेडी करके रखा है। 3 lakhs divided by 1000, that comes to 340 rupees per bond। Working note number 2, unamortized balance of existing flotation cost, that is 5,000 into 2, that comes to 10,000। Again, unamortized balance of existing discount, उसमें क्या होगा, that is 3,000 into 2, that is 6,000। वर्किंग नोट नंबर 4, उसमें हम लोग क्या करेंगे, विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ ईयर 0 कैश फ्लो, that is going to be same, that is 27,800। सर 27,800 कैसे आएगा, उसके लिए हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि ये एग्जैक्टली ये वर्किंग नोट रिपीट होगा, जिसमें नए इश्यू से 3 लाख मिला, एग्जिस्टिंग को रीपे किया, फ्लोटेशन कॉस्ट का खर्चा, टैक्स सेविंग एग्जिस्टिंग के ऊपर, एग्जिस्टिंग अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस को राइट ऑफ किया, प्रीमियम को राइट ऑफ किया, ऐसा। वर्किंग नोट नंबर 5, एनुअल अमोर्टाइजेशन ऑफ न्यू फ्लोटेशन कॉस्ट, that is 13,500, existing flotation cost an amount of 5,000, existing discount that is an amount of 3,000। तो we understand that से जो existing flotation cost है वो कितना है, 40,000 divided by 8 यानी ईयरली 5,000। existing discount कितना है, 24,000 divided by 8 यानी 3, that is 3,000। ऐसा हमने कैलकुलेशन किया। तो एनुअल अमोर्टाइजेशन ऑफ द न्यू इज 13,500 and annual amortization of the flotation cost for the existing bond and annual amortization of the discount for the existing bond। सो इतने वर्किंग नोट्स हमको बनाने पड़ेंगे जो आगे के जैसे ही है, तो मैं वापस नहीं बना रहा हूं ना। वर्किंग नोट नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ रिकरिंग कैश फ्लो। ऑफ कोर्स फर्स्ट ईयर का ही पहले बनाएंगे। चलो आई वांट यू टू राइट आंसर इन द चैट बॉक्स कि रिकरिंग कैश फ्लो कितना होगा इंक्रीमेंटल अप्रोच में। और फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन ऐसे करना है एज इफ हमने पहले 2 आंसर्स किए नहीं है, इस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है चैट बॉक्स में। फ्रेंड्स रिकरिंग कैश फ्लो कुछ इस तरह से होगा। अगेन सिर्फ फर्स्ट ईयर का ही करेंगे, जिसपे लिखेंगे सेविंग्स ऑफ इंटरेस्ट। डियर स्टूडेंट्स याद रखिए इंक्रीमेंटल अप्रोच है। तो 3 लाख रुपए के डिबेंचर्स के ऊपर पहले मुझे 12.5% का इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, अभी वही डिबेंचर्स के ऊपर मुझे 10% का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। सो वी विल बी एबल टू सेव 2.5%। सो 3 लाख का 2.5% कितना होगा, 3 lakhs into 2.5%, that comes to 7,500, that is year 1 end। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद वी विल मेंशन ओवर हियर लेस फ्लोटेशन कॉस्ट। सी अंडरस्टैंड दैट से हमारा नया फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है, 13,500 है। और अगर हमने पुराने डिबेंचर्स से एग्जिस्टिंग बॉन्ड से कंटिन्यू किया होता तो हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट कितना राइट ऑफ करते, 5,000। डिस्काउंट कितना राइट ऑफ करते, 3,000। So 5 plus 3, that is 8. 8 is deducted from 13,500.
So that comes to 5,500. This is the way incremental flotation cost will be deducted. So हमारे पास क्या आ जाएगा? A kind of savings before taxes. That is 2,000. इनकम टैक्स का रेट है 40%. सो सेविंग्स आफ्टर टैक्सेस कितना हो जाएगा? 60%. दैट कम्स टू 1200. उसमें क्या करेंगे? एड फ्लोटेशन कॉस्ट, दैट इज 5,500. उसके ऊपर से क्या होगा? कैश फ्लो होगा. कैश फ्लो कितना होगा? 6,700. यानी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं दैट्स द रिकरिंग कैश फ्लो इज 6,700. प्लीज राइट एन आंसर. So this is the recurring cash flow that we have. ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का होगा. उसके बाद क्या किया जाएगा? स्टेप नंबर 5. आई एम सॉरी, उसके बाद क्या किया जाएगा? कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी. फ्रेंड्स, यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल टू अंडरस्टैंड कि ये जो एग्जिस्टिंग फ्लोटेशन कॉस्ट और एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स का जो डिस्काउंट है ना, उसका दो इंपैक्ट आता है. ईयर 0 में हम लोग राइट ऑफ करते हैं, इसलिए उसका टैक्स सेविंग का फायदा हमको मिलता है. और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में राइट ऑफ नहीं करते हैं, सिर्फ उसका हम लोग यहाँ पे लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसीडर करते हैं. ईयर 0 में राइट ऑफ किया तो उसका फायदा मिलेगा. फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में राइट ऑफ नहीं कर पाए, इसलिए उसका आउटफ्लो लिखा जाएगा. चलो एनपीवी का कैलकुलेशन कीजिए एंड पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. चलिए राइट एन आंसर. ए कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, उस पे क्या होगा? ईयर 0, एंड ऑफ ईयर 1, एंड ऑफ ईयर 2. ईयर 0 का कैश आउटफ्लो क्या है? 27,800. दैट इज व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड अबाउट. एंड ऑफ ईयर 1 का कैश इनफ्लो कितना है? 6,700. एंड ऑफ ईयर 2 कितना है? 6,700. As a student, you may have a question that sir, redemption of the debentures को कंसीडर नहीं करेंगे? The answer is no. क्यों? क्योंकि नया डेट फाइनेंसिंग है तो भी हमको रिडीम करना पड़ेगा, और पुराना डेट फाइनेंसिंग होता तो भी हमको रिडीम करना पड़ता. यही दोनों सिचुएशन में क्या हो जाएगा? So that is going to remain same. So it does not form part of the incremental cash flow. तो ये जो इंक्रीमेंटल कैश फ्लोस उसको डिस्काउंट करेंगे एट द रेट ऑफ 6%, और हम लोग प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एनपीवी के लिए. सेकेंड ईयर एंड में हमको नया सिक्योरिटी भी रिडीम करना पड़ता, और अगर हमने पुराने से कंटिन्यू किया होता तो उसको भी रिडीम करना पड़ता. सो वी अंडरस्टैंड दैट इट इज गोइंग टू बी देयर इन बोथ द केसेस. सो इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग. आई एम सॉरी, इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द इंक्रीमेंटल कैश फ्लो. 1 divided by 1.06. ईयर 0 का फैक्टर है 1, फर्स्ट ईयर का फैक्टर है 0.9434, सेकेंड ईयर का फैक्टर है 89 पैसे. ईयर 0 का कैश आउटफ्लो क्या है? 27,800. 6700 into 0.9434, so 6320.78. 89 पैसे into 6,700, so 5963. तो इन दोनों को ऐड किया जाएगा और उसमें से इन्वेस्टमेंट को डिडक्ट किया जाएगा. तो एनपीवी आता है 15,516.22. द एनपीवी इज नेगेटिव. सो हम लोग क्या बोलेंगे? लेट्स से हमको एग्जिस्टिंग बॉन्ड से ही कंटिन्यू करना चाहिए, उसको रिडीम नहीं करना चाहिए, है ना. इंक्रीमेंटल कैश फ्लो सीरीज कैसे बनाया है कि लेट अस डू डेट रीशेड्यूलिंग ओवर कंटिन्यूइंग विद द एग्जिस्टिंग डेट फाइनेंस. तो डेट रीशेड्यूलिंग करके हमारा एनपीवी नेगेटिव आता है, तो नहीं करते, ऐसा हम लोग लिखते हैं. सो द आंसर बिटवीन दिस टू इज लाइक दिस: 317,900.84 minus 3,02,384.62. तो इसका डिफरेंस कितना आता है? 15,516.22. तो देखो इसका एग्जैक्टली उतना ही आंसर आता है, और वो हमेशा मैच हो ही जाएगा फ्रेंड्स.
We understand that say the continuing with the existing debt financing a present value cash outflow come है. That is the reason we understand that say if at all we reschedule the debt finance, then in that case the NPV is bound to be negative. ऐसा हम लोग समझते हैं. So this is calculated as 3,17,900.84 minus 3,02,384.62. ऐसा करके इसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं. Write down a note for the answer. First, it is considered that premium paid to existing bondholders, comma, discount I'm sorry, unamortized balance of discount and flotation cost will be written off immediately if company is making payment to them. Full stop. Second point, in case of incremental approach, last year there would not be any redemption of debentures because debentures are to be written off in either of the case. Full stop. I'm sorry, debentures are to be repaid. I'm sorry, repaid in either of the case. Third, in respect of flotation cost and discount for existing bond, comma, there will be two treatments. One,
write off in year 0. So the company will get tax savings immediately. And second, it could not be written off in year 1 and in year 2 will be opportunity cost to be considered. Full stop. So, last summary for the incremental approach. In case of incremental approach, मुझे ऐसा लग रहा है कि sequence of solving the question is important. सी इंडिविजुअल वर्किंग नोट सब स्टूडेंट्स को पता चल ही जाता है, बट वो पूरा का पूरा ये सीक्वेंस में आंसर करना वो बहुत डिफिकल्ट है. मीन्स यू बी नीड टू बी केयरफुल. तो प्रीमियम का कैलकुलेशन किया जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डर्स को पे करना पड़ेगा. अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस का कैलकुलेशन किया फॉर एग्जिस्टिंग फ्लोटेशन कॉस्ट एंड फॉर एग्जिस्टिंग डिस्काउंट. ये इसलिए कैलकुलेट किया है फ्रेंड्स, अभी आप अच्छी तरह से समझ सकते हो, क्योंकि इसको क्या किया जाएगा, ईयर 0 में राइट ऑफ किया जाएगा. ईयर 0 का कैश आउटफ्लो, दैट इज इंपॉर्टेंट वन, जिसमें क्या क्या आएगा, प्रीमियम का पेमेंट आएगा 12,000 रुपए जो हमने फर्स्ट वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया. 27,000 रुपए का पेमेंट आएगा फ्लोटेशन कॉस्ट जो हमको करना पड़ेगा फॉर इश्यू ऑफ द न्यू सिक्योरिटी. 3 लाख रुपए मिले और 3 लाख रुपए पे किए, दोनों बताओ या दोनों नहीं बताओ, इट इज वन एंड द सेम. इंपॉर्टेंटली इन दोनों को राइट ऑफ किया जाएगा. तो 16,000 इंटू 0.4, तो हमको क्या होगा, 6,400 का कैश इनफ्लो मिलेगा. सो अकॉर्डिंगली वी आर रिक्वायर्ड टू से मेक द कैलकुलेशन ऑफ द ईयर 0 कैश फ्लो प्लस 12,000 रुपए का भी हमको टैक्स सेविंग मिलेगा. फिर एनुअल अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट किया हमने नए फ्लोटेशन कॉस्ट का, एग्जिस्टिंग फ्लोटेशन कॉस्ट का और एग्जिस्टिंग डिस्काउंट का. हमने तीनों इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि ये हमको वर्किंग नोट रिकरिंग कैश फ्लो में काम आएगा. रिकरिंग कैश फ्लो फर्स्ट ईयर का सेविंग्स ऑफ इंटरेस्ट वो तो बहुत ही आसान है. यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट जो हम लोग राइट ऑफ करेंगे ना वो इंक्रीमेंटल करेंगे. क्या कर सकते हैं, 13,500 राइट ऑफ कर सकते हैं. क्या कर सकते थे, 8,000 राइट ऑफ कर सकते थे. कितना ज्यादा राइट ऑफ किया, 5,500. उस हिसाब से हमारा रिकरिंग कैश फ्लो आया. लास्ट में रिडम्पशन वैल्यू नहीं लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि वो दोनों ऑप्शन में सेम है, नए और एग्जिस्टिंग दोनों में. फ्रेंड्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम ही है, पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ यहां पे एक एडिशनल लाइन ऐड किया है. इट इज लाइकली दैट देयर विल बी, हाईलाइट द पोर्शन, ओवरलैप ऑफ 2 months debt rescheduling procedure. There will be overlap of 2 months in debt rescheduling procedure. यानी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि 1st of January एंड 28th of February हमने ऊपर का जो वर्किंग किया है ना, उसमें हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि 1st of January को आज का डेट है 1st of January, तो हमने पहले वर्किंग जो किया ना उसमें हम लोग ऐसा समझते हैं कि 1st of January को हमने फंड्स रेज किया. कितना, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 3 lakhs.
एट द रेट ऑफ 10%। और 1 जनवरी को ही हमने एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर्स को पे कर दिया। कितना? 3,12,000, जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12.5%। तो जो पहले हमने क्वेश्चन किया, जिसका हमने ये आंसर कैलकुलेट करके रखा है, उसमें ये सारा का सारा चीज 1 जनवरी को हो रहा है ना। 20 फरवरी को क्या होगा वो हम लोग समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा, उसमें क्या दे रखा उन्होंने, यहाँ पे ऐसा दे रखा है कि हमने नए डेट फाइनेंसिस से पैसा तो ले लिया, पर एग्जिस्टिंग डेट फाइनेंसर्स को हम लोग पे कर पाए आज से 2 महीने बाद, ऐसा दे रखा है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दैट इज एन ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब क्या हुआ कि 2 महीने के लिए हमारे पास दोनों डिबेंचर्स थे, 2 महीने के लिए हमारे पास दोनों डिबेंचर्स थे, ऐसा दे रखा है। तो उसकी वजह से क्या होगा फ्रेंड्स, उसकी वजह से जो एनपीवी हमने अब तक कैलकुलेट किया ना, उसमें एक ही हल्का सा चेंज होगा। क्या, वो मैं आपको समझाता हूं। ये जो हमने 27,800 कैलकुलेट किया है, उसमें एक चेंज होगा। क्या? लेट अस अंडरस्टैंड। ईयर जीरो कैश फ्लो will have to be adjusted for following amount. इंटरेस्ट इंटू 1 - t। सिंपल। देखो, 3 लाख रुपए का एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%। टाइम पीरियड है 2 महीना, तो ये 2 महीने का क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। इसको क्या किया जाएगा? पोस्ट टैक्स किया जाएगा। यानी हम लोग ऐसा समझेंगे दैट से एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स है ना, उनको हमने 2 महीने के बाद पे किए, तो सिर्फ 2 महीने का ब्याज दे देंगे उनको। सो वी अंडरस्टैंड दैट से 3 lakhs into 0.125 divided by 6, that comes to 6250 into 0.6, क्या होगा? 3750। सो ईयर जीरो में से सिर्फ हमको इतना एडजस्टमेंट करना है, जिसकी वजह से क्या होगा, रिवाइज्ड एनपीवी इज इक्वल टू करंट एनपीवी माइनस 3750। क्योंकि क्या, वो ईयर जीरो का कैश फ्लो है। ये एनपीवी जो हमने करके रखा है, that is 15,516.22। उसमें 3750 हम लोग एडजस्ट करेंगे, that comes to 19,266.22। that is the way the revised NPV will be calculated। यानी बेसिकली क्या है, ईयर जीरो का कैश आउटफ्लो जो है वो 3750 से बढ़ गया, तो ये नेगेटिव एनपीवी है ना, वो इंक्रीज हो गया। एंड सपोज वो पॉजिटिव एनपीवी होता तो क्या होता, 3750 उसमें से हम लोग डिडक्ट करते। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। I request you to write down this answer for the question, ईयर जीरो कैश फ्लो का एडजस्टमेंट और रिवाइज एनपी। फिर मैं आपको नोट लिखवाता हूं। चलो, रेड विद पैराग्राफ। ओवरलैपिंग of 2 months means for initial 2 months interest will be paid on existing debt finance
and also new debt finance. Full stop. This is what we understand. And friends, you may be having a point that सर ये 2 महीने का टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट नहीं लेंगे, तो भाई इतना फिर नहीं लेते हैं, वी आर इग्नोरिंग टू दैट एक्सटेंट, क्योंकि ये भी 2 महीने के बाद पे करेंगे तो उसका टाइम वैल्यू का इफेक्ट नहीं लेंगे. We'll ignore to that extent the time value of money concept, and it will be considered as year zero cash outflow for the purpose of decision making. Decision हमारा सेम रहेगा. Decision is as NPV is negative, comma, do not reschedule debt finance. This is what we understand.